Life is like a novel, and every day is a new page. If one page is sad, then other will be happy. So just turn the page and enjoy life. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the new series on the Indian legal and constitutional history, and in this series, I have discussed first question, that was Regulating Act of 1773. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर अलग वीडियो में मैं एक अलग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित डिस्कस किया था, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 with its aims and salient features, and also discuss the circumstances that led to the enactment of this act, and that is also one of the most important question for your exam. तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे दोबारा सुनिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781. Firstly, we discuss with introduction. If we talk about the settlement of 1781 and Regulating Act of 1773, these were the two main enactments that has played very important role in our Indian legal history. यदि हम देखें तो ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था और ये जो सेटलमेंट एक्ट है 1781 वाला, दोनों ने हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन में हमने आपको इसको कैसे लिखना होगा. मेन पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 वाज टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ कोर्ट बाय रिमूविंग द ग्रीवांसेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड मिटिगेट द फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. मीन्स यहाँ पे जो 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट जो लेके आए थे, इसको लाने का जो मेन उद्देश्य था वो उन ग्रीवांसीज को वो ग्रीवांसी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं अराइज हो रहे थे, उनको दूर करना. क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर इन काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, और उसको दूर करने के पर्पज से ही सेटलमेंट एक्ट लेके आए थे. तो सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 वाज टू एस्टेब्लिश फॉर पर्पज ऑफ रिमूविंग द ग्रीवांसीज. यहाँ पे इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि ग्रीवांसीज को दूर करना. कौन से ग्रीवांसीज? जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्थापित की थी, उसके द्वारा जो उनके बीच में कोई झगड़े उत्पन्न हो रहे थे, उनको दूर करना था. If we talk about in Indian legal history, the enactment of Regulating Act of 1773 and the Settlement Act of 1781, these are the two main enactments. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हो या फिर सेटलमेंट एक्ट तो 1781 वाला, ये दोनों ऐसी एनेक्टमेंट है दैट हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंडियन जुडिशल सिस्टम. तो यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वाला, दिस एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट टू ब्रिंग द मेजर चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द इंडिया. हमारे जो इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर सबसे पहले जो चेंज लेने वाला जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था. और उसके परंतु इसके अंदर जो प्रॉब्लम अराइज हुई इस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से, जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई और उसके बीच में जो प्रॉब्लम अराइज हुई, उसकी वजह से उन ग्रीवांसेस को दूर करने के लिए जो एक्ट लाया गया, दैट वाज द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781. इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 5 जुलाई 1781. जब हम बात करते हैं एक्ट की, तो वहाँ पर ये जो एक्ट है इसको लाने की तारीख भी आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो एक्ट है दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, एंड डेट वाज 5 जुलाई 1781. एंड दिस एक्ट वाज मेड, दिस एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड in order to remove the defects of regulating act of 1773. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेटलमेंट एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 5 जुलाई 1781 को लाया गया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो डिफेक्ट उसके अंदर अराइज हुए थे हमारे सिस्टम के अंदर, जस्टिस सिस्टम के अंदर, उसको दूर करना था. एंड इट वॉज कॉल्ड एज डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781. ये जो आपका जो सेटलमेंट एक्ट है इसको डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है.
If we talk about the circumstances that led to the pass of the settlement act, ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसिस थी जिसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, आपको उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे केसेज आए, ऐसे कुछ वाद आए कोर्ट के सामने, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इन काउंसिल दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, क्योंकि उनके बीच में क्षेत्राधिकार, जो उनके बीच में जो जुरिडिक्शन था, डैट वाज नॉट क्लियर, पावर्स वर नॉट क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है, गवर्नर इन काउंसिल के पास कौन सी पावर है, और उनका जुरिडिक्शन कहाँ तक सीमित है, उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक सीमित है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस अराइज हो गई जिसकी वजह से ये सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। तो आपको उन सर्कमस्टांसिस का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम सर्कमस्टांसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहेंगे, ड्यू टू सर्टेन सीरियस इश्यूज विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वार्न हेस्टिंग्स। वार्न हेस्टिंग्स का जो आपका जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जुडिशल सिस्टम चल रहा था उनके साथ, उनके संबंध में कई ऐसे डिस्प्यूट अराइज हुए। यदि आप आने वाले समय में मैं आपको इसकी वीडियो भी बनाऊंगी, जैसे कि आप ले सकते हैं नंद कुमार का केस हुआ था, कोसी जूरा केस हुआ था, पटना केस हुआ था। तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे जिनको देखने के बाद सेटलमेंट एक्ट लाना जरूरी हो गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस एक्ट। तो ये सेटलमेंट एक्ट को लाने का सबसे पहला पर्पज मैंने आपको क्या बताया कि कुछ सीरियस इश्यूज अराइज हो गए। जो वार्न हेस्टिंग्स का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो उस दौरान यहाँ कुछ ऐसे वाद आए जिनकी वजह से सेटलमेंट एक्ट लाया गया। वो कौन से वाद थे, जैसे उनका नाम आपको बताना होगा, नंद कुमार केस, पटना केस, कोसी जूरा केस। दीज आर द सर्टेन केसेस बाय विच सर्टेन इश्यूज वर लेड। कुछ इश्यूज वहाँ पे अराइज हुए थे, सर्टेन इश्यूज वर अराइज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर इन काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इन काउंसिल के बीच में कई ऐसे डिस्प्यूट अराइज हुए थे। ये इन केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जब आप इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन टू ब्रिंग दिस सेटलमेंट एक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड रीजन वाज देयर वाज ए बिग टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर इन काउंसिल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर इन काउंसिल है उनके बीच में टसल चल रहा है। टसल मीन्स उनके बीच में एक तरह से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि कौन सुपीरियर है, और उनकी पावर और जुरिडिक्शन क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे उनके बीच में क्या हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, मतलब वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्यू टू द टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर इन काउंसिल दैट लेड टू इम्बैलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे इम्बैलेंस हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। तो दैट इज द सेकेंड रीजन। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड रीजन, दैट इज द ड्यू टू इंटरफेरेंस इन पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज विच हैड एजिटेटेड द पीपल। क्या मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सनल लॉज थे, उनके बीच में इंटरफेरेंस होने की वजह से, कम्युनिटीज़ के कुछ पर्सनल लॉज के बीच में उन्होंने बीच में आपस में इंटरफेरेंस किया, जिसकी वजह से लोग एजिटेट हो गए और लोगों के अंदर वो लोग भड़क गए, जिसकी वजह से सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। दैट इज द थर्ड रीजन। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ रीजन, दैट इज इन 1774 में ए कंप्लेंट वाज मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। 1774 में एक जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, किस कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक कंप्लेन की गई, और ये कहा गया कि इट वाज डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। इसी पर्पस के लिए एक टचर नाम की कमेटी बनाई गई, एंड टचर कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। यह हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा टचर कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और जिसके आधार पर सेटलमेंट एक्ट लाया गया। तो दीज आर द सर्टेन रीजन्स दैट लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। ये वो सारे के सारे रीजन है जिनकी वजह से सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा था। इसके बाद हम आते हैं एम्स ऑफ दिस एक्ट। व्हाट आर द एम्स ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781? 1773 का जो सेटलमेंट एक्ट लेके आए हैं उसका मेन एम क्या था? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसको लाने के लिए मेन पर्पस क्या बताया था मैंने आपको, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इन काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, उनको दूर करना मेन पर्पस था। तो यहाँ पे सबसे पहला एम आप क्या बताएंगे, टू रिमूव द एम्बिग्यूटी
regarding the provisions of regulating act and the charter that created division between the court and the government। कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट और जो गवर्निंग काउंसिल है जिसके द्वारा जो चार्टर के द्वारा लाई गई है, इन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है। दैट क्रिएटेड डिवीजन बिटवीन द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट, और उस डिवीजन को दूर करना, उन डिस्प्यूट्स को दूर करना इसका मेन एम था। तो फर्स्ट एम आपको क्लियर हो गया। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड एम क्या था? टू सपोर्ट द लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो फंक्शनिंग है, जो गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है वो लॉफुल होनी चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो दैट रेवेन्यू कुड बी कलेक्टेड स्मूथली, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रेवेन्यू पावर है और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सारी की सारी एक ही हाथ में दी हुई है, और एक हाथ में जब सारी पावर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो अराइज होंगे ही होंगे, और वहाँ पे उसका जो सीधा असर था वो रेवेन्यू कलेक्शन पे पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये चाहते थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनके अंदर जो फंक्शनिंग है वो लॉफुल रहे, और वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कार्य स्मूथली चलता रहे। इसी पर्पज से सेटलमेंट एक्ट लाया गया। एंड द थर्ड एम इज टू मेंटेन एंड सेफगार्ड द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ नेटिव पीपल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उनके जो वहाँ के जो लोग थे, उनके जो पर्सनल लॉज थे, उनके बीच में इंटरफेरेंस की वजह से लोग एजिटेट हो गए थे, तो वहाँ पे वो मेंटेन करना चाहते थे। तो टू मेंटेन एंड सेफगार्ड द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ नेटिव पीपल्स। तो दीज आर द सर्टेन एम्स टू ब्रिंग द एनेक्टमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। 1781 के सेटलमेंट को एक्ट को लाने के मेन एम्स थे ये। इसके बाद हम आते हैं की फीचर्स ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। यदि हम देखें कि ये जो सेटलमेंट एक्ट चलो अब आपका पास हो गया है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम यहाँ बात करेंगे, हमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए या फीचर्स पूछा जाए या प्रोविजंस पूछा जाए, तो यहाँ पे सबका आंसर आपको यही देना है। तो क्या बताएंगे? की फीचर्स ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। कौन कौन से ऐसे प्रोविजन थे, कौन कौन से फीचर्स थे जो सेटलमेंट एक्ट के अंदर डाले गए थे। सबसे पहला क्या प्रोविजन है? चेंज इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपनी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी उसके अंदर परिवर्तन किए गए। वो ऐसे कौन से परिवर्तन है? द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले क्या हो रहा था? कंपनी के जो सर्वेंट्स है वो भी उसके अंदर पूरी तरह से इंटरफेरेंस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कार्य में। तो अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उनको उसके जुरिडिक्शन से बाहर रख दिया गया है। उनका कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। तो द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एंड बाय दिस एक्ट कोर्ट्स जियोग्राफिकल जुरिडिक्शन वाज लिमिटेड टू कलकत्ता ओनली। यहाँ पे जो कोर्ट का जुरिडिक्शन था, कोर्ट का जो ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन था वो कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। तो दिस इज द फर्स्ट की फीचर ऑफ द सेटलमेंट ऑफ 1781। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड फीचर, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द कोर्ट। कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नाउ बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ कोर्ट इन मैटर्स ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है और जो कोर्ट की पावर है अब वो एक दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट अपने कार्य को इंडिपेंडेंट रह के कार्य करेगी। तो गवर्नमेंट नाउ बिकम इंडिपेंडेंट। गवर्नमेंट अपने आप में अब इंडिपेंडेंट हो गई है भी। वहाँ पे वो रेवेन्यू कलेक्शन का जो कार्य है वो बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के करेगी, उसके अंदर कोई बीच में बाधा नहीं डाली जाएगी। तो डैट इज द सेकेंड। यदि आप देखेंगे तो सेकेंड आपका की फीचर्स हो गया इसका। तो दीज आर द की फीचर्स। तो थर्ड की फीचर्स क्या था? शिफ्टिंग ऑफ अपीलेट जुरिडिक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अपीलेट जुरिडिक्शन वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के पास था उस समय वो शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्टिंग ऑफ द अपीलेट जुरिडिक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब ये जो अपील फाइल होंगी, जितनी भी अपील फाइल होंगी, वहाँ पे वो अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। तो दिस मीन्स अपील्स वेंट फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब प्रोविंशियल कोर्ट से डिसीजन के बाद वहाँ पे जो यदि किसी ने अपील फाइल करनी है तो डैट विल बी लेट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड द नेक्स्ट प्रोविजन वाज असर्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉज।
This act asserted that Hindu laws should be applicable to Hindus only and Mohammedan laws will be applicable to Muslims only. भाई इन्होंने यह कह दिया कि जिसके जो भी पर्सनल लॉज है वो उसी के ऊपर अप्लाई होंगे। यदि हिंदूज के लॉ है तो हिंदू पे अप्लाई होंगे और मुस्लिम्स के लॉ है तो मुस्लिम पे ही अप्लाई होंगे। तो दीज आर द सर्टेन की प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के ये कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो इसके अंदर स्पेशली डाले गए थे। अब हमने यहाँ पे की प्रोविजन पढ़ ली है, अब इसका इम्पैक्ट भी हमने पढ़ना है। जैसे कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट का इम्पैक्ट पढ़ा, तो यहाँ पे इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे थे। इसका मेन इम्पैक्ट क्या था? नंबर 1, दिस एक्ट गेव सुपीरियर अथॉरिटी टू द काउंसिल ओवर द कोर्ट। भी सीधी बात है, अब यहाँ पे सारी की सारी पावर किसको दे दी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी है। तो अब जो काउंसिल है वो एक सुपीरियर अथॉरिटी बन गई है। तो ये इस एक्ट की वजह से क्या हुआ? सुपीरियर अथॉरिटी टू द काउंसिल। सुपीरियर अथॉरिटी किसको चली गई है? काउंसिल को चली गई है। ओवर द कोर्ट मतलब कोर्ट के पास भी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं रही है। एंड फेवर द काउंसिल, तो यहाँ पे ये किसका फेवर कर रही है? काउंसिल का फेवर कर रही है। गवर्नर इन काउंसिल का फेवर कर रही है। अब उसको सबसे बड़ी पावर मिल चुकी है। सेकंड आपका इम्पैक्ट क्या देखेंगे? इट प्रोवाइड्स मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू द काउंसिल। इसने किसको स्ट्रॉन्ग बना दिया? जब पावर सारी काउंसिल के हाथ में, नेचुरली कि वो स्ट्रॉन्ग हो गई है और यहाँ पे उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया इंडियन एम्पायर पे। भाई नेचुरली कि वो इंडिया में काम कर रहे, तो इंडियन एम्पायर पे सबसे बड़ा कंट्रोल अब किसका हो गया? गवर्नर इन काउंसिल का हो चुका है। उसको ज़्यादा उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो दैट वाज द सेकंड इम्पैक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड इम्पैक्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया गया। भी एग्जीक्यूटिव जो वर्क है वो तो करेंगे अपनी कंपनी खुद, और जो जुडिशियल वर्क है वो कोर्ट करेगी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पहली बार अलग कर दिया गया बाय डिफाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ जुरिडिक्शन। ये कह दिया गया कि सबकी दोनों की पावर अलग अलग है और दोनों को अपने ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना, अपनी अपनी पावर का प्रयोग करना है। वो एक दूसरे की कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। ये आपको भी पता होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर नाम का जो कंसेप्ट है वो आज हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा कब हुआ था? ये उस आपको सेटलमेंट एक्ट आने के बाद हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पहली बार अलग कर दिया गया और उनके अलग अलग एरिया बांट दिए गए। एंड बट फिर भी इन सब कुछ करने के बावजूद भी, इन सब प्रावधानों को डालने के बावजूद भी, ये जो एक्ट था ये उन डिफेक्ट्स को जो जिनके लिए ये लाया गया था उनको हटाने में सक्षम नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करने के पर्पज से इस एक्ट को लाया गया था, परंतु ये उसको उसमें सफल नहीं रहा, ये भी फेल हो गया। तो स्टिल दिस एक्ट वाज आल्सो फेल टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हटाने में ये सक्षम नहीं रहा। एंड यदि हम बात करें अब कंक्लूजन की, आपको कंक्लूजन भी देना है। कंक्लूजन क्या इसका हम निकालेंगे कि ये जो दोनों अनेक्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला और दूसरा सेटलमेंट एक्ट 1781 वाला, ये दोनों के दोनों एक तरह से सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आए थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यदि हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसने तो एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। भाई फाउंडेशन वाज लेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाइल द पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे परंतु यहाँ पे इसको बढ़ाने का जो आगे काम है, इनके अंदर जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसको दूर करने का काम किसने किया? सेटलमेंट एक्ट ने किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल, बट इन बोथ द एक्ट्स देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स। देखा जाए तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहे हैं जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों फेल हो गए और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ कंट्रीब्यूशन है, हम ये कहेंगे दोनों का कंट्रीब्यूशन है। रेगुलेटिंग एक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहली बार स्थापित हुई है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जुडिशल सिस्टम पहली बार आया है, तो देखा जाए तो वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है। और सेटलमेंट एक्ट ने क्या करा कि उसके जो डिफेक्ट्स है उसको दूर करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट हम उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो दिस वी कैन कंक्लूड दैट, तो इसको हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यदि आपको अच्छी लगी तब भी आप कमेंट कीजिए, यदि आपको कोई कमी लगती है तो आपको तब भी कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चले कि मेरे इसमें क्या कमी है जिसको मैं दूर कर पाऊँ। और बाकी आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास फर्दर अपडेट्स इसको आप मतलब इसको ले पाएंगे। ठीक है।
Thank you.